ऑन हो गया? हो गया लाइव? आप करते हो या उधर से होता है? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया लाइव? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड टेबल कैसे तैयार करनी है बताता हूँ। अरे हैप्पी बर्थडे नहीं है भाई, 19 दिसंबर को होता है बच्चे। सबको बर्थडे मनाओगे आज? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब सर गुड मॉर्निंग हो रहा है, गुड इवनिंग हो गई भाई, जय हिंद। कोई बात नहीं, चलो। ओके, गुड मॉर्निंग प्रियांशु, रमन, अफजर, आदित्य, गुलिस्ता, मोहम्मद हामिद, प्रियांशु, रमन। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अमन, 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 अमित, सत श्री अकाल, अमन पांडे, राधे राधे, भूपत, आहान, विवेक, आर्यन। ठीक है, चलिए बच्चों, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए, आ जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सही है, सही है, सही है। मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बढ़िया बने रहें और मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, है ना? अभी यही जीवन है। मतलब दुनिया में दो ही चीज है, आप और आपकी पढ़ाई, और दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर कौन होगा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए। ये नकुल नकुल क्या लिख रहा है भाई इतनी बार? ओके, बोल के यूसुफ। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बाकी बाद में पढ़ेंगे कमेंट। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। तारिक, हाँ चलो आ जाओ बच्चों। ये है मामला, आपने देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी में, याद है, मैंने इधर उधर करके पढ़ा रहा था। क्यों पढ़ा रहा था? क्योंकि सही सीक्वेंस वही है ना? एनसीईआरटी ने एंजाइम का नाम कहीं और बताया, मैकेनिज्म कहीं और बताया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है अमन पांडे। अरे नहीं भाई, ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या? देख रहा है, बिना पढ़े लिखे लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये सब छोड़ दे, मस्त रहना है। नाम, मेरा फुल नेम नहीं पता बच्चे? एमके जी, मनोज कुमार गुप्ता। हाँ, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, आ जाइए, चलिए। बच्चे क्या पढ़ने हैं अपन को? जेनेटिक कोड। आइए देखते हैं जेनेटिक कोड, राइट? तो शुरुआत करते हैं जेनेटिक कोड से। अरे काफी भारी कर दिए हैं पॉइंट। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो बच्चों पढ़ना हमें है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड बच्चों टर्म जो है ना, और एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड जहां शुरू हो रहा है ना बच्चे, वो पेज, हाँ होमवर्क दे दूंगा आज। एंटिक्विटी मतलब बहुत पुरानी चीज बच्चे, है ना? अब हाँ, चांदनी आपका भी कमेंट विजिबल है, सबका है, अरुण। अब अभी फिलहाल बच्चों, हाँ आ जाओ। एनसीईआरटी में जहां जेनेटिक कोड स्टार्ट हो रहा है ना, वो पेज खोल के रखना। पहला पैराग्राफ मस्त लिखा है एनसीईआरटी ने, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। जेनेटिक कोड टर्म दिया था बच्चों जॉर्ज कैमो ने, ठीक? और डिस्कवर किया था बच्चों इसे नीरेनबर्ग, मैथई एंड खुराना ने। नीरेनबर्ग, मैथई और खुराना ने, एंड खुराना ने। सही है, ओके। अब बच्चों, अब बच्चों बात आती है कि जेनेटिक कोड क्या है। टेलीग्राम पर चैनल नहीं बनाया भाई, बना लूंगा यार। अभी तो इंस्टा, व्हाट्सएप,
फेसबुक यहीं पर हूं मैं, आ जाओ चलो। ये क्या लिख रहा है तारिक? अच्छा ठीक है, आ जाइए। अब जेनेटिक कोड की बात करते हैं, अलर्ट रहिएगा। पहली स्लाइड है भाई। मान लो मैंने बच्चों एक डीएनए दिया आपको, ATG CTC GGG AGG GAG, ये दिया डीएनए 5 से 3। सही है। अब आपको मुझे mRNA बताना है, ये आपका काम है। सही है। तो देखो ये जो है डीएनए है। अब चलो mRNA बना के बताओ। ओए जल्दी बनाओ, जल्दी 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 बनाओ। बताओ मुझे mRNA क्या बनेगा, क्या लिखूं? ए के सामने क्या लिखूं, बोलो फटाफट। अच्छा क्या लिखूं वो तो बताओ। क्या मैं ये जो लिख रहा हूं सही है? ए के सामने U, T के सामने A, G के सामने C। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट। बोलो भाई जल्दी, क्या ये सही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, करेक्ट या इनकरेक्ट? हाँ मोनू सही कर रहा है, स्वर्णिम भी सही बोल रहा है। अच्छा हाँ बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल रॉन्ग है, ये सही नहीं है ना? सही नहीं है बच्चों। क्यों पता है कहां से गलती हुई? जो लोग गलत बता पा रहे हैं उनको मैं बताता हूं, याद करो। अरे बच्चों ये तो 5 से 3 स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। इससे आरएनए नहीं बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा। ये कोडिंग है। तो आपके पास दो चॉइस है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके पास दो चॉइस है, या तो सेम यही लिख दो, mRNA हो जाएगा, बस टी की जगह यू लगा दो। याद है ना बच्चों? याद है कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बिल्कुल mRNA जैसा होता है, बस mRNA में यू होता है और यहां टी होता है। तो अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है तो हर टी की जगह यू लगा दो, बाकी सब कुछ सेम रखो। या फिर आपके नहीं जा रहे दिमाग में तो ऐसा करो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। 3 के नीचे 5, ए के सामने टी, डीएनए बना रहा हूं। टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी सी सी, टी सी सी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, जी के सामने सी। ये बन गया 3 से 5। ये है बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, वो mRNA होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, वो mRNA होगा। तो चलो देखो, टी के सामने क्या आएगा mRNA में? ए के सामने यू, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने यू, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी। सही है। सी के सामने जी, टी के सामने ए और सी के सामने जी। ये हो गया 5 से 3 mRNA। ये है बच्चों mRNA। नीट में कई बार सवाल आया है। सही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोडिंग स्ट्रैंड से mRNA नहीं बनता, लेकिन आपसे पूछा कि बताओ कौन सा mRNA बनेगा, तो या तो टेम्पलेट बनाओ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, या फिर आपके पास दूसरा चॉइस है, या फिर बच्चों इसको काहे को बनाओ, कोडिंग स्ट्रैंड को ही कॉपी कर दो। 5 भी 3 भी सब कुछ वही, बस जहां जहां टी है वहां वहां यू लगा लो। देखो ना, ए टी की जगह यू, जी सी, टी की जगह यू सी, जी 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 जी, ए जी जी ए जी जी, जी ए जी जी ए जी। आया या नहीं? या तो टेम्पलेट बनाओ फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। कभी भी हमारे ने बनाने का है, देख लिया करो डायरेक्शन। अगर 3 से 5 है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, और अगर 5 से 3 है तो एज इट इज उठा के रख दो, बस टी की जगह यू लगाना है, बन गया mRNA। बच्चों आपको पता है mRNA में ये जो 3 बेस के सेट हैं इनको कोडॉन कहते हैं। हर 3 बेस के सेट को क्या बोलते हैं? कोडॉन। अब कराओ ट्रांसलेशन। क्या कराओ? ट्रांसलेशन। बोले तो प्रोटीन बनाओ, चलो बनाते हैं। तो बच्चों जब प्रोटीन बनेगा तो पता है AUG के सामने क्या लगेगा? मिथियोनीन अमीनो एसिड। सही है। सी के सामने लगेगा ल्यूसीन। और तुक्का नहीं लगा रहा हूं बच्चों, सच में CUC कोड फॉर ल्यूसीन, जाकर टेबल में देख लो। जी
कोड फॉर ग्लाइसिन, AGG कोड फॉर आर्जिनिन, GAG कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। लो बन गया पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। ये है मामला, तो ये बच्चों तो देखो अब बात आई जेनेटिक कोड क्या है। क्या बोल रहा हूं बच्चों, जेनेटिक कोड क्या है। नहीं बच्चे राइट हैंड से नहीं पढ़ सकते, उधर याद करो टर्मिनेटर है राहुल, नहीं पढ़ सकते, ये पहली स्लाइड है। अब देखो मेरी बात समझो, देखो जेनेटिक कोड क्या वो तो सुनो। देखो आपको नहीं लग रहा है डीएनए के सीक्वेंस ने डिसाइड किया एमआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है एमिनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे इसी रिलेशनशिप को पीयूष कुमार आपको भी अभी याद करने का तरीका बताऊंगा ये सब, ठीक है। अब समझना मेरी बात मैं बोल रहा हूं डीएनए का सीक्वेंस से डिसाइड होता है एमआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होता है एमिनो एसिड सीक्वेंस। इस रिलेशनशिप को ही जेनेटिक कोड कहते हैं, समझे क्या। आ जाओ लिख दूं क्या, अरे बॉटम में लिख देता हूं, आ जाओ बॉटम में डेफिनेशन लिख देता हूं क्या कि जेनेटिक कोड क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन amino acid sequence between amino acid sequence in polypeptide chain, amino acid sequence in polypeptide chain and base sequence of DNA और mRNA। एक ही बोलना तो mRNA बोल दो, base sequence of DNA और mRNA, यही है। अरे भाई आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, है ना, आपको डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, आप सीधा याद रखो डीएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होगा एमआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होगा एमिनो एसिड का सीक्वेंस। इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड, बात खत्म, ठीक। या ऐसे बोल दो एमआरएनए में हर 3 बेस के सेट को क्या बोलते हैं, कोडॉन। तो एक कोडॉन एक अमीनो एसिड की जानकारी देता है और सारे कोडॉन मिलकर सभी अमीनो एसिड की जानकारी देते हैं, सही है। हाँ। तो बच्चों ये क्लियर हो गया जेनेटिक कोड क्या है, सही है ना। डीएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है एमआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस, इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अब थोड़ी एनसीईआरटी की बात हो जाए, एनसीईआरटी की बात हो जाए, ठीक है। प्रियांशु ध्यान देना, है ना, अरुण देखिए आ जाइए। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों एनसीईआरटी देखो, जो एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी लिखती है कि जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर बेस था। हाँ धृति एनसीईआरटी रीडिंग करवाएंगे नहीं, पढ़ना है, मैं जो बोल रहा हूं देखो है या नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा, देखना है, समझना भी है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर बेस्ड है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब ट्रांसलेशन होता है बच्चों तो क्या होता है, पॉलीमराइज, देखो ना यहां पर एमआरएनए में क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से क्या बन रहा है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यहां पर कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कि मैं बोलूं जहां ए है वहां मिथियोनिन लगेगा, जहां यू है वहां ग्लाइसिन लगेगा, जहां जी है वहां कोई और अमीनो एसिड लगेगा, ऐसे नहीं होता बच्चों। ओ भाई एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड क्या कर रहे हो, 3 बेस का सेट, एक कोडॉन और वो एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर बेस था, लेकिन ये जो पढ़ रहे हो ट्रांसलेशन जब होता है क्या हो रहा है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाया जा रहा है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यहां कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं, एनसीईआरटी कहती है कि ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट करती है, ना थ्योरेटिकली हम कुछ ऐसा जुगाड़ करके बता सकते हैं, बट एनसीईआरटी कहती है देयर आर एम्पल एविडेंस टू सजेस्ट द नोशन। एम्पल एविडेंस मतलब सफिशिएंट एविडेंस है, खूब सारे सबूत है
टू सपोर्ट द नोशन, नोशन मतलब सजेशन, सुझाव। कौन सा सजेशन सपोर्ट करने के लिए एविडेंस है? इस बात का कि डीएनए में ना बच्चों अगर कहीं पर बदलाव हुआ, डीएनए में कहीं पर बदलाव हुआ तो एमआरएनए में भी उस जगह बदलाव होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन में भी होगा। एग्जांपल लो ना सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया का याद करो ना, जीएजी की जगह हो जाता है डीएनए में, डीएनए में क्या जीएजी की जगह यहां हो जाता है जीटीजी कोडिंग स्ट्रैंड में, यहां हो जाता है जीयूजी, और फिर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है वैलिन। डीएनए में एक बदलाव हुआ है, टी की जगह ए लगा है ना, ए की जगह यू लगा है, तो एक अमीनो एसिड बदल गया। डीएनए में कहीं एक जगह बदलाव हुआ तो एमआरएनए में भी उसी जगह बदलाव होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन में भी उसी जगह बदलाव होगा, अमीनो एसिड बदल जाएगा। सही है, तो ये सपोर्ट कर रहा है ना कि डीएनए का सीक्वेंस ही डिसाइड करता है एमआरएनए का सीक्वेंस, और एमआरएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस, राइट। और इसी तरह बच्चों पता चला था, इसी तरह बच्चों पता चला था कि जो एमआरएनए के कोडॉन्स हैं वो डिसाइड करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, राइट। आगे बढ़ते हैं। एम्पल मतलब सफिशिएंट, नोशन मतलब सजेशन, ठीक है। आ जाओ आगे देखो जरा बच्चों, एक फॉर्मूला बना रहा हूं आगे क्वेश्चन। एम्पल मतलब सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, है ना। अब आओ एक फॉर्मूला बना रहा हूं जिसे न्यूमेरिकल करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, आपको पता है टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए कितने हैं? एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 4 तरह के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। और एमिनो एसिड कितने कोड कराने बच्चे? टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड। तो एमिनो एसिड कितने कोड कराने हैं? 20 ही तो कराने हैं, 20 ही तो कराने। उदेश तेरे मैसेज आ रहे हैं, अभी ध्यान दे, फोकस कर इधर। फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, आ जाओ बनाते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ये बना रहा हूं बच्चों कि टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस 4 है, रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल कोडॉन्स, इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल कोडॉन्स। क्या सही है क्या फॉर्मूला? ये n क्या है आगे ये तो बताओ। n है नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन। तो क्या फॉर्मूला सही है सच में? आ जाओ देखते हैं। अरे भाई नाइट्रोजन बेस कितने तरह के हैं? 4 तरह के, और एक कोडॉन में कितने बेस होते हैं? 3। तो टोटल पॉसिबल कोडॉन क्या हुए? 4 क्यूब 64 कोडॉन्स। अरे बिल्कुल सही है अपना फॉर्मूला, ये काम आएगा अंत में न्यूमेरिकल करेंगे जब। सही है इसलिए बताया, ठीक है। ओके ये हो गया। अब बच्चों अभी तो हमने कह दिया, अभी तो हमने कह दिया कि एक कोडॉन में 3 बेस होते हैं, लेकिन सोचो शुरुआत में तो एक कोडॉन में 3 बेस होते हैं, ये पहली बार सजेस्ट किया था जॉर्ज गैमो ने, पहली बार सजेस्ट किया था जॉर्ज गैमो ने, और प्रूव किया था नीरेनबर्ग, मेथई और खुराना ने। कैसे क्या हुआ था देखते हैं, एनसीईआरटी में ही है। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये पहली बार सजेस्ट किया था, बताया था किसने? जॉर्ज गैमो ने। मैथ्स यूज की थी, ठीक है। और क्या मैथ्स थी अभी दिख जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा। एंड इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, प्रूव किसने किया? प्रूव किया था वही 3 लोगों ने, नीरेनबर्ग, मेथई और खुराना ने। नीरेनबर्ग, मेथई और खुराना ने प्रूव किया था। अरे लेकिन गैमो को सपने थोड़ी ना आए थे। क्या बोला था गैमो ने? जॉर्ज गैमो ने बोला क्या था? आ जाओ देखते हैं, इधर आओ कुछ एक टेबल के फॉर्म में बता रहा हूं इसको। हाँ मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं पॉसिबल कोडॉन्स, नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स। इसका फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं ना कि टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस 4 है, रेज़ टू पावर n,
है ना। ट्रिपलेट का मतलब 3 का सेट है बच्चे, है ना। अब कितने अमीनो एसिड कोड हो गए, कितने अमीनो एसिड कोड हो गए, कितने अनकोडेड रह गए रिमेनिंग अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड अनकोडेड रह गए। टेबल के फॉर्म में सब समझा रहा हूं बच्चों, इनकी मैथ्स का हिसाब समझो। इन्होंने बोला था कि अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट है, सिंगलेट है मतलब अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट है, सिंगलेट है मतलब हर कोडॉन में एक बेस है, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4^1। पॉसिबल कोडॉन्स कितने हो गए 4। अरे 4 ही तो होंगे भाई, देखो ना। अगर एक कोडॉन में एक बेस है, अगर एक कोडॉन में एक बेस है तो एक कोडॉन यू, एक सी, एक ए। खुराना इंडियन ओरिजिन के थे बच्चे, लेकिन रहते इंडिया में नहीं थे। ठीक है, आ जाओ देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि हर कोडॉन में अगर एक बेस है तो 4 ही तो कोडॉन बनेंगे। कितने अमीनो एसिड कोड कर देगा 4। ओ भाई 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए कम से कम 20 कोडॉन तो चाहिए। अरे 20 अमीनो एसिड के लिए कम से कम 20 चाहिए, ये तो 4 ही अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं। तो रिमेनिंग अनकोडेड अमीनो एसिड कितने हो गए 16। तो बोलूं कि 4 कोडॉन इनसफिशियंट है, 4 कोडॉन इनसफिशियंट है टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। तो जॉर्ज गैमोन ने बोला फिर डबलेट हुआ तो, मैथ्स ही चल रही है। तो इन्होंने बोला अगर डबलेट है तो चलो, तो इन्होंने बोला अगर हर कोडॉन में 2 बेस है, अगर हर कोडॉन में 2 बेस है, डबलेट है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर 4² 16 कोडॉन हो गए। अरे तो 16 कोडॉन 16 अमीनो एसिड कोड कर देगा, 4 अभी भी तो अनकोडेड ही है। सही है। अब जेनेटिक कोड बोला यार नहीं हो पा रहा है, हर कोडॉन में 2 बेस है, नहीं हो पा रहा है, तो चलो 3 है तो बोला जेनेटिक कोड अगर ट्रिपलेट है, अरे 2 में 16 कैसे आए, लो दिखा देता हूं भाई। UCAG, UCAG लो बना लो 16 कोडॉन। अरे UU, UC, UA, UG, फिर CU, फिर CC, फिर CA, फिर CG, इधर AU, इधर AC, AA, AG, इधर GU, GC, GA, GG। सही है। अगर बोला कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तो भाई 4³ तो 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। कितने 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। अरे तो 64 कोडॉन्स आर सफिशिएंट, या बोलो बहुत है 20 अमीनो एसिड के लिए पूरे कोड हो गए या नहीं, अनकोडेड कोई बचा नहीं, 0। इस तरह मैथ्स का यूज करके बच्चों इन्होंने बताया था कि शायद हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं, शायद एक कोडॉन में 3 बेस होते हैं। और सुनो सेकंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने लिखा है जॉर्ज गैमो ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया था। अरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यही है कि 4 तरह के बेस हैं, 4 तरह के बेस हैं। अगर 2-2 के सेट में लिखूं तो कितने तरीके से लिख सकता हूं, 4 तरह के बेस हैं, 2-2 के सेट में लिखूं तो कितने तरीके से लिख सकता हूं, 16 तरह से। और अगर 3-3 के सेट में लिखूं तो 64 कोडॉन की टेबल आ जाएगी। समझ रहे हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यही है ईशा, कि 4 तरह के बेस है, अब इनको 2-2 के सेट में लिखूं तो कितने तरीके से लिख सकता हूं, ये है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने तो सजेस्ट कर दिया बच्चों की एक कोडॉन में 3 बेस है, लेकिन प्रूव तो नीरेनबर्ग में था और खुराना ने किया था। सही है। तो कैसे प्रूव किया, उसके लिए नेक्स्ट हेडिंग लेकर आते हैं। ठीक है, आइए। वो जो अगली हेडिंग आ रही बच्चों, उसमें 2 बातें होंगी। उस हेडिंग देखना, अभी कोई हिंदी में पूछ रहा था उसका क्या मतलब है। देखो अगली हेडिंग समझो, डेसेफरिंग, डेसेफरिंग या बोलो क्रैकिंग या डिकोडिंग। जो अभी मेरे से डिसेफरिंग का मतलब पूछ रहा था, उसके लिए मैं बता रहा हूं डेसेफरिंग का मतलब होता है कोड को डिकोड करना, पता लगाना कि कोड के पीछे क्या छिपा है, किसी चीज को अनलॉक करना।
जैसे AUG कोड करता है मिथियोनिन, ये पता लगाना, UUU कोड करता है फिनाइल एलानिन, से डिकोड करना, पता लगाना, यह डिसिफरिंग। सही है? हाँ सोनम ठीक है, आ जाइए। कोडॉन, 3 बेस के सेट को कोडॉन कहते हैं। अभी हमारे ने बनाया था 3-3 के सेट, ठीक है? हाँ अच्छा बच्चों, तो अब मैं बोल रहा हूं कि क्या करने वाले हैं यहाँ? अरे यहां पर 2-2 काम करने वाले हैं बच्चों। हम यहां पर ये भी प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे कि हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं। कैसे प्रूव हुआ? ये भी प्रूव करेंगे कि कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, कैसे पता चला। और भाई 20 अमीनो एसिड का स्टडी से पता चला बच्चे। जैसे एलिमेंट्स खोजे गए वैसे अमीनो एसिड खोजे गए सेल में। कैसे याद करें? अरे भाई मेरी जिम्मेदारी है, क्या कैसे याद करना है, अभी इंतजार करो। अमन शर्मा तेरी लाइन ही बोलने वाला था, तू पहले ही पूछ लिया। आ जाओ बच्चों सुनो, एनसीईआरटी कहती है लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन, एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना कि जेनेटिक कोड। अरे गैमो तो समझ सुझा गए भाई, हाँ 3 बेस होते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना एनसीईआरटी कहती है वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग मतलब मुश्किल काम था, डिफिकल्ट काम था। सही है? डॉन्टिंग टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क। सही है? तो काजल क्या सवाल है तेरा? अभी पूरा फोकस कर ले बच्चे समझने में, है ना, क्योंकि तगड़ी चीज बताने जा रहे हैं, फिर अंत में पूछ लेना जो पूछना है ना। आ जाओ इधर आओ बच्चों। क्या करने वाले हैं? 2 चीज करने वाले हैं, 2 मकसद है यहां पर। अपना मकसद नीट 2026 है, लेकिन अभी मकसद क्या है? अभी हमारा मकसद है, अभी क्या मकसद है कि 2 चीजें कि कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है ये पता करना है, और हर कोडॉन में 3 बेस होता है ये प्रूव करना है। आ जाओ देखो बच्चों, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। नीरेनबर्ग और मैथाई ने, बहुत फोकस रखिएगा, तगड़ी चीज लिखी है एनसीईआरटी ने, बताऊंगा कैसे लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा इलाबोरेट करके बता रहा हूं। नीरेनबर्ग और मैथाई ने बच्चों सिंथेसाइज किया था, नीरेनबर्ग और मैथाई ने सिंथेसाइज किया था होमोपॉलीमर आरएनए। क्या सिंथेसाइज किया था? होमोपॉलीमर आरएनए। मतलब किसी आरएनए में केवल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी एमआरएनए में सिर्फ यू डाल दिया। सही है? किसी में, आज पूनम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता पेपर देते समय, तो आज मैं डिस्कस करूंगा। हाँ चलिए, पॉली यू, एक एमआरएनए बनाया जिसमें सारा यू भरा पड़ा था। हाँ, एक एमआरएनए बनाया जिसमें ए था, एक एमआरएनए बनाया जिसमें सीसीसी था। ऐसे करके ढेर सारे एमआरएनए बना डाले, ढेर सारे आरएनए बना दिए। अरे एक ही टाइप का बेस है ना, यू है तो यू है, सी है तो सी है, तो होमोपॉलीमर। फिर इनका ट्रांसलेशन कराया टेस्ट ट्यूब में। एनसीईआरटी कहती है सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम मतलब टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो बच्चे, टेस्ट ट्यूब में बनाया प्रोटीन। और सुनिए एनसीईआरटी ने लिखा है सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाने की टेक्निक डेवलप करी थी मार्शल नीरेनबर्ग ने। किसने? नीरेनबर्ग ने। तो सुनिए, इन्होंने पॉली यू, पॉली सी, पॉली ए आरएनए बना दिया, और फिर अलाउ बना तो दिया। किसकी मदद से बनाया बच्चों? किसकी मदद से बनाया? एक एंजाइम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, कौन सी एंजाइम? सिवेरो ओकवा एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से आरएनए बना दिया बच्चों। फिर इसका ट्रांसलेशन कराया एंड अलाउड देम टू ट्रांसलेट। अब इसको ट्रांसलेट कराया कहां? ध्यान से सुनते रहेंगे। इन सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल के बिना, टेस्ट ट्यूब में। और क्या पाया? एंड फाउंड दैट, क्या पाया? तो 45 मिनट लगेगा ना बच्चे, काहे को टेंशन ले रहे अश्विन? एंड सेल फ्री सिस्टम, और क्या पाया वो सुनो, देखो मेरी बात जो बोल रहा हूं वो सुनो। सिवेरोकोवा एंजाइम का नाम है, साइंटिस्ट जिसने खोजा उसका नाम सिवेरोकोवा था। ठीक है, आ जाओ इधर आओ। इन्होंने किया क्या बच्चों? देखो, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ढेर सारे यू वाला न्यूक्लियोटाइड डाल दिया, ढेर सारे यू वाला न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। मान लो यू मतलब यूएमपी की बात हो रही है,
ढेर सारे यू वाले न्यूक्लियोटाइड डाल दिए और छोड़ दिया सेल फ्री सिस्टम, मतलब इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में। अच्छा, ढेर सारे यू डाल दिए, सीवेरो ओक्वा एंजाइम ने छोड़ दिया इस पर। क्या छोड़ दिया? सीवेरो ओक्वा एंजाइम। तो बच्चों जब सीवेरो ओक्वा एंजाइम छोड़ दिया, इस एंजाइम ने क्या किया? इन सभी को जोड़ दिया, लो बन गया आरएनए। अरे इसी को तो पॉली यू कहा मैंने, सीवेरो ओक्वा एंजाइम ने इन सबको जोड़ दिया, लो बन गया पॉली यू। अरे होमो पॉलीमर आरएनए यू बस लगा है। और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। अंकित, क्या डीएनए देखकर इसने आरएनए बनाया है? क्या डीएनए देखकर इसने आरएनए बनाया? नहीं, जो दिया जोड़ दिया। तो बिना डीएनए देखे बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। जैसे पिछली क्लास में कैप और टेल लगी थी, बिना डीएनए देखे तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये भी तो बिना डीएनए देखे जो दिया जोड़ दिया, इसे भी बोलो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा, अब ढेर सारे यू डाल दिए और सीवेरो ओक्वा एंजाइम से जोड़ दिया। ठीक है। अब सीवेरो ओक्वा एंजाइम से जब जोड़ दिया तो बन गया आरएनए। अब इसका ट्रांसलेशन कराया टेस्ट ट्यूब में ही। तो चलो आओ बच्चे, इस आरएनए का ट्रांसलेशन कराया सेल फ्री सिस्टम, मतलब टेस्ट ट्यूब में से प्रोटीन बनवाया। तो पता है क्या देखने को मिला? ध्यान से सुनना, प्रूव होने वाला है कि जेनेटिक कोड सिंगलेट है। प्रिया ध्यान दे लो, अभी बाद में बात करेंगे। देखो, अगर बच्चे एक कोडॉन में एक बेस होता तो 6 बेस से 6 कोडॉन बनते, 6 कोडॉन बनते। और अगर 6 कोडॉन बनते तो 6 फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड लगते, 6 फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड लगते। लेकिन लगे कितने थे? क्योंकि हर कोडॉन में तो 3 ही बेस होते हैं बच्चे। तो जब ट्रांसलेशन हुआ तो एक यू कोडॉन से एक फिनाइल एलेनिन लगा, दूसरे यू से दूसरा फिनाइल एलेनिन। अरे तो 2 ही फिनाइल एलेनिन की चेन बनी। अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट होता, एक कोडॉन में एक बेस होता, तो 6 कोडॉन थे, ये 6 फिनाइल एलेनिन लगने थे, नहीं लगे। अगर डबलेट होता तो, अगर कोडॉन में 2 बेस होते तो 2 के कितने सेट बनते? 3। तो 3 सेट बनते, तो 3 फिनाइल एलेनिन लगने चाहिए थे ना, लेकिन लगे तो 2। तो बच्चों फिर तो यही हो सकता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट, हर कोडॉन में 3 बेस है, तभी 2 सेट बनेंगे। और जब 2 सेट बनेंगे और तभी तो 2 अमीनो एसिड लगे। समझे क्या? तो 2 बातें हो गई, डबल फायदा एक साथ। ये भी प्रूव हो गया कि एक कोडॉन में 3 बेस है। दूसरा ये भी पता चल गया कि यू कोडॉन कोड फॉर फिनाइल एलेनिन। सही है। इसी तरह बच्चों इन्होंने आरएनए बनाया जिसमें ढेर सारे सीसीसी लगा रखे थे। उसका जब ट्रांसलेशन किया तो देखा प्रोलीन लग रहा है, तो पता चल गया सीसी कोड फॉर प्रोलीन। जब ए वाला बनाया तो देखा लाइसिन लग गया, तो पता चल गया कि ए कोड फॉर लाइसिन। सही है। कोई पूछे पहला कोडॉन जिसे डिकोड किया गया, डेसिफर किया गया, वो यू था। क्या कोड करता है? फिनाइल एलेनिन। तो बच्चों फाउंड दैट के बाद क्या लिखूं मैं? ये पाया कि अगर आरएनए यू वाला है, ढेर सारे यू वाला है, तो जो बनेगा वहां प्रोटीन, उसमें ढेर सारे फिनाइल एलेनिन लगेंगे, ढेर सारे फिनाइल एलेनिन लगेंगे। और जब ढेर सारे सी वाला बनाया तो ढेर सारे प्रोलीन लगे, तो पता चल गया सीसीसी कोड फॉर प्रोलीन। इसी तरह ढेर सारे ए वाला जब बनाया तो ढेर सारे लाइसीन लग गए, तो लो पता चल गया ए कोड फॉर लाइसीन। अरे ढेरों यू यूज किए थे, ठीक है, केपी ढेर सारे यूज किए थे, ठीक है ना। हाँ, अपन ने तो एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए। अच्छा, अब देखो बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि क्या, ध्यान से, फर्स्ट कोडॉन टू बी डेसिफर्ड या बोलो टू बी डिकोडेड कौन सा था? यू। क्या कोड करता है? फिनाइल एलेनिन। सही है, ठीक। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये सीवेरो ओक्वा एंजाइम पर थोड़ी कमेंटबाजी कर ले। आ जाओ बच्चों, ये जो सीवेरो ओक्वा एंजाइम है, सीवेरो ओक्वा एंजाइम है, अरे ग्वानिन भी होता है भाई, लेकिन इनके जो बनाए गए वो बताए मैंने।
इन्होंने जो बनाए वो, दीपेश फोकस इस पर कर जो जो बताया जा रहा है। हाँ, इधर उधर दिमाग ना लगा भाई। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा जी क्यों नहीं बनाया? अरे बच्चे जी बनाया था, लेकिन उनको बनाते समय उनसे कुछ गलती हो गई थी, इसलिए फिर दूसरे लोगों ने बनाया फिर। ठीक है ना? तो हर चीज क्यों, जब नीट के लिए जितना चाहिए बता रहा हूं, फर्स्ट रैंक के लिए जितनी चाहिए उतना बता रहा हूं, तो कुछ बचा के रखो ना यार बाद के लिए। मैं तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन बच्चे वो भी तो है ना, इधर उधर नहीं जाना है। अच्छा हाँ बिल्कुल आर्यन यूज किया था। अच्छा अब सुनिए जरा मेरी बात। सिवेरो ओखवा पर कमेंट कर रहे थे अपन। देखो बच्चों, सिवेरो ओखवा एंजाइम जो है, सिवेरो ओखवा एंजाइम, इसका दूसरा नाम है बच्चों पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या नाम है? पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और ये जो सिवेरो ओखवा एंजाइम है ना बच्चों, ये आरएनए बनाती है, डीएनए देख के नहीं बनाती। अरे टीआरएनए और सब कुछ यूज किया था भाई, लेकिन टेस्ट ट्यूब में। ठीक है? अच्छा इसने ये क्या करता है? आरएनए बनाता है, लेकिन बिना डीएनए देखे, बिना डीएनए देखे बनाता है। तो क्या बोलूं? इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए बनाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बाकी क्या कह सकते बाद में आएगा। अभी आप इधर सुनो बच्चों। क्या आपको इनका नीरेनबर्ग मेथाई का काम समझ में आ गया? एंजाइम की मदद से आरएनए बनाया, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाया। सही है? दूसरा, सेल फ्री सिस्टम पर प्रोटीन बनाने की टेक्निक, टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन बनाने की टेक्निक किसने डेवलप की थी? नीरेनबर्ग ने। बच्चों इसमें कंट्रीब्यूशन हरगोविंद खुराना का भी था। हरगोविंद खुराना ने होमोपॉलीमर आरएनए भी बनाया था और कोपॉलीमर भी बनाया था, लेकिन उनका तरीका अलग था। उन्होंने एंजाइम नहीं यूज की थी, केमिकल रिएक्शन करा करा के। बिना डीएनए देखे बनाओ तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, डीएनए देख के बनाओगे तो टेम्पलेट डिपेंडेंट। तो खुराना जी का क्या कैसा तरीका था वो देखो। ये नीरेनबर्ग मेथाई का था। देखिए एचजी खुराना के लिए मैं लिखता हूं हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज्ड, इन्होंने, बल्कि पूरा लिखता हूं केमिकली सिंथेसाइज्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन की मदद से। एचजी खुराना केमिकली सिंथेसाइज्ड, केमिकल रिएक्शन करा के सिंथेसाइज किया था होमोपॉलीमर भी और कोपॉलीमर। उन्होंने एंजाइम की मदद से होमोपॉलीमर बनाया था, इन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों तरह के बनाए। कोपॉलीमर आरएनए बनाए। कोपॉलीमर का मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे इन्होंने बनाया था ढेर सारे यूजी वाला। अरे भाई जब एक ही टाइप का बेस डालो, जब एक ही तरह का बेस डालो तो होमोपॉलीमर, और जब दो टाइप के डालो, तीन टाइप के डालो तो उन्हें क्या बोलोगे? कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। ये बनाया था इन्होंने, लेकिन इनका मेथड केमिकल रिएक्शन। अरे केमिकल रिएक्शन कराया था न्यूक्लियोटाइड्स के बीच और फिर जोड़ा था। सही है? देखो क्या किया था इन्होंने। मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मान लो पहले यू ऐड किया, फिर जी ऐड किया, केमिकल रिएक्शन से जोड़ा जा रहा है। दो तरह के बेस है इसलिए कोपॉलीमर। फिर यू डाला, जी जोड़ा, फिर यू डाला, फिर जी, फिर यू, फिर जी, है ना? 3 4 यू, फिर जी, फिर यू, फिर जी। तो केमिकल रिएक्शन करके जोड़ा था। सेम मोनोमर है तो होमोपॉलीमर, अब कोपॉलीमर मतलब दो तरह के, मतलब एक से ज्यादा, जैसे यू और जी दो तरह के डाल रहे हो तो कोपॉलीमर। सिर्फ यू 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 डालो तो होमोपॉलीमर, लेकिन यूजी डालो कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर बोलो। ठीक है? अच्छा केमिकल रिएक्शन की मदद से बना दिया आरएनए। अब सुनो, देखो बच्चों क्या बन गया है? ये कोपॉलीमर आरएनए, पॉली यूजी बन गया है। इसका भी इन्होंने ट्रांसलेशन कराया वही टेस्ट ट्यूब में। तो बच्चों फिर से सुनो सुनो सुनो, अगर जेनेटिक कोड, अगर कोई जेनेटिक कोड, अगर कोई जेनेटिक कोड क्या होता? एक कोडॉन में एक ही बेस होता तो कितने बेस होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेस है तो 12 कोडॉन, 12 अमीनो एसिड लगना चाहिए, नहीं लगे। और सोचो डबलेट होता तो सारे कोडॉन एक जैसे होते ना,
यूजी 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 सारे एक जैसे, एक ही टाइप का अमीनो एसिड लगता, और 6 लगते, 12 है तो 6 का सेट बनता, 6 अमीनो एसिड लगते और सेम टाइप के, क्योंकि सारे कोडॉन यूजी थे। लेकिन नहीं था ऐसा। क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि भाई 3-3 का सेट होता है ना, बनाओ ना 3-3 के सेट, 3-3 के सेट बना लो। चलो बना देता हूं। पहला सेट यूजीयू, फिर दूसरा जीयूजी, अरे तीसरा पहला वाला रिपीट हो रहा है, यूजीयू यूजीयू, फिर जीयूजी, सेम रिपीट हो रहा है। डेसिफर मतलब डिकोड करना, पता लगाना। अब यूजीयू क्या कोड करता है? जब इन्होंने ट्रांसलेशन कराया तो पता चला सिस्टीन लगा, फिर इधर सिस्टीन के बाद इधर वैलीन लगा, वैलीन लगा, और फिर यूजीयू है तो फिर सिस्टीन लगा, फिर जीयूजी है तो वैलीन लगा। देखा आपने? तो 4 ही अमीनो एसिड लगे। अब 4 अमीनो एसिड लगे तो 3-3 के सेट थे, तो 4 अमीनो एसिड लगे। तो इससे भी तो प्रूफ हो रहा है हर कोडॉन में 3 बेस हैं। अब पकड़ने वाली बात क्या है वो सुनो मेरे से, पकड़ने वाली बात क्या है वो सुनो मेरे से। सर आपको कैसे पता कि एच.जी. खुराना का काम अलग था, नीरेनबर्ग में था, उन्होंने एंजाइम यूज की? बड़े ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड में जो पहला पेज है उसके बॉटम की लाइन, वहां पर जहां पर मैंने डॉन्टिंग टास्क बोला था, उसके आगे पढ़ो जरा और अगले पेज तक जाओ। क्या लिखा है? द केमिकल मैथड डेवलप बाय एच.जी. खुराना। वही केमिकल मैथड है, केमिकल रिएक्शन करा के। द केमिकल मैथड जो उन्होंने बनाया था एच.जी. खुराना ने, वॉज हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर। मतलब उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? द केमिकल मैथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना was instrumental, बोले तो was helpful in synthesizing RNA with a defined combination of bases, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर। कहने का मतलब यह है कि एच.जी. खुराना ने केमिकल मेथड से आरएनए बनाया था, और ये जो आरएनए बनाया था, केमिकल मेथड जो डेवलप किया, उससे आरएनए बनाया था इन्होंने। कैसा? होमोपॉलीमर भी और कोपॉलीमर भी। ठीक है बच्चों? तो इस तरह इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, डेसिफर हो गया। हाँ, यूसीयू सीयू सब ढेरों बनाए थे बच्चे, सीयूसी भी बनाया था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो कुल मिला के ये आप मान चुके हैं कि हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं, राइट? अब कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, टेबल बनाने का तरीका प्लस कोडॉन कैसे याद रखना है वो बताते हो। अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, नीट में बायो का एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड्स होते हैं, उतने देर में बता लोगे। देखते हैं क्या होता है, कर पाते हो या नहीं, क्योंकि नीट में आया हुआ है, एम्स में भी आता था, नीट में भी आया हुआ है कोडॉन्स पर क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, कोडॉन की टेबल बन रही है। अब देखो यहां पर ऐसे, ठीक है बच्चे, यहां यू लिख रहा हूं, यहां सी, यहां ए, यहां जी। ठीक है, यहां यू, यहां सी, यहां ए, यहां जी, यहां यू सी ए जी, यहां पर यू सी ए जी, यहां पर यू सी ए जी, यहां पर यू सी ए जी। लिख लिया? ठीक है, तो ये ऐसे देखते जाएं ईमानदारी से, है ना? अभी कुछ नहीं करना, अब मैं जो बोलूं बस वो करो। ये हो गया। अब बच्चों टेबल बनाते समय क्या करना है, इधर से उठाएंगे पहला बेस, इधर से उठाएंगे पहला बेस, इधर से उठाएंगे दूसरा बेस, इधर से उठाएंगे तीसरा बेस। चलो आगे टेबल बनाते, फिर सीखते हैं कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है वो देखेंगे। अच्छा ठीक है, चलो तो बच्चों टेबल बनाते हैं पहले तो। आ जाओ, पहला यू दूसरा यू, पहला यू दूसरा यू, यही ना? सही है। डिफाइंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है यार? यही तो बताया यार, या तो यू 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 बना लिया तो डिफाइंड कॉम्बिनेशन है, जी 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 बना लिया, सी यू जी बना लिया, सब कुछ लिया था। तो मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, यूजीयू वाला ज्यादा कॉमन है, रफीज
ठीक है, फिर CUC भी बनाया था, CUA भी बनाया था, कई चीजें बनाई थी। एक एग्जाम्पल लिया था मैंने। अच्छा सुनो, इधर आओ बच्चों, पहला बेस U, दूसरा बेस U, तो 4 बार लिख लो ना U, और सामने से ले आओ उधर। सबसे ऊपर क्या है? U, दूसरे पर क्या है? C, तीसरे पर क्या है? A, चौथे पर क्या है? G। बन गया, ठीक है। अब सुनो, पहला C, दूसरा U, तो 4 बार लिख लो CU, ठीक। सामने से ले आओ UC AG, A और U, 4 बार AU लिख लो, 4 बार AU लिख लो। फिर सामने से ले आओ UCAG, G और U ले लो 4 बार, 4 बार GU ले लो, सामने से UCAG ले आओ, लो बन गया, सही है। अब U और C, 4 बार UC लिख लो, 4 बार CC लिख लो, 4 बार AC लिख लो, है ना। ये 4 बार GC लिख लो, ये लो लिख दिया। अब बस सामने से उठा लाओ ना, UCAG, UCAG, एक सेकंड, UCAG, फिर UCAG, UCAG, पहला U दूसरा A, तो 4 बार UA लिख लो भाई, 4 बार UA लिख लो, 4 बार CA लिखो, 4 बार AA लिखो, 4 बार AA लिखो, ये लो लिख दिया। 4 बार GA लिख लो, ये लो लिख दिया। सामने से उठा लो UCAG, 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 सही है भाई, अलर्ट रहना बिल्कुल, चौकन्ना बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट पोजीशन का बेस यहां से लेंगे, सेकंड पोजीशन का बेस यहां से, थर्ड पोजीशन का बेस यहां से लेंगे, ये मतलब है बेस लिखने का। पहला U, दूसरा G, तो 4 बार लिख लो UG, 4 बार लिख लो CG, 4 बार लिख लो AG, 4 बार AG, 4 बार लिख लो GG, ठीक है। अब सामने से उठा लाओ UCAG, UCAG, UCAG और UCAG, टेबल तो बन गई। टेबल बना के खुश नहीं हो जाना है कि बड़ा काम कर लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। मेन काम तो ये है बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, ये याद रखना है। सुनो, पहले जो 2 कोडॉन है ना, UUU और UUC, ये कोड करते हैं फिनाइल एलानीन, ठीक है। अगले 2 कोड करते हैं ल्यूसीन, अगले 4 ल्यूसीन, फिर पहले 3 आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और जो एक अकेला बचा वो मिथियोनिन, क्या कोड करता है? मिथियोनिन। और जो आखिरी है पूरा का पूरा वैलिन, ठीक है। और इधर पूरा 4 का सेट, अरे ऐसे SPTA, मतलब कई बार बोल SPT 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 SPTA, S से सेरीन, P से प्रोलीन, T से थ्रियोनिन, A से एलानीन, ये लो। अच्छा सुनो, तो याद करने का तरीका देखो, पहला कॉलम याद करने के लिए निमोनिक सुनो, मुझे इस तरह याद है, फिर ले आइसक्रीम मेले वाली, फिर ले आइसक्रीम मेले वाली, अरे फिर से हो गया फिनाइल एलानीन, ले से हो गया ल्यूसीन, फिर ले से हुआ ल्यूसीन, आइसक्रीम से हो गया आइसोल्यूसीन, मेले से हो गया मिथियोनिन, और वाली से हो गया वैलीन, सही है। फिर ले आइसक्रीम मेले वाली, पहला कॉलम खत्म। और दूसरे कॉलम में तो दिक्कत ही नहीं है, दूसरे में बोला ना SPT 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 है, SPT SPT, या सप्ताह 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 बोल दो, या SPT 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 है, कई बार बोल लो, और 4 का पूरा सेट है, सेरीन प्रोलीन थ्रियोनिन एलानीन, खत्म। तीसरा कॉलम, अरे ये स्टॉप कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है, और ये स्टॉप कोडॉन है। तीसरा कॉलम तो और बढ़िया है, पता है क्या बढ़िया है? तीसरा कॉलम
कितना बढ़िया है। दो दो के सेट बनाओ, बिना सोचे समझे दो दो के सेट, दो दो के सेट बनाओ, दो दो के सेट बनाए, ठीक, दो दो के सेट बनाने हैं। और देखो एक शब्द होता है टैग, TAG टैग, तो मैं TAG की जगह ना THG लिख रहा हूं, या ठग बोल दो या THG बोल दो। थर्ड कॉलम में ठग बोलो या THG बोलो, THG अलग क्या है, थर्ड कॉलम याद करने के लिए निमोनिक THG अलग, THG अलग या ठग अलग, ठग अलग कर लो, ठीक है। SPTA बड़ा आसान है गौतम, गौतम शुक्ला, SPTA से तो बढ़िया ही है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने बोला THG अलग या ठग अलग, मतलब THG अलग, ALAG ठग अलग, सही है। तो T से तो हो गया बच्चों, T से हो गया टायरोसिन, H से हो गया हिस्टिडीन, G से हो गया ग्लूटामिन, A से हो गया एस्पेराजिन, L से हो गया लाइसीन, सही है। और A से हो गया एस्पार्टिक एसिड, G से हो गया ग्लूटामिक एसिड, लो THG अलग। अश्विन पूरा याद कर लेगा तो 4 नंबर आ जाएंगे, अगर आ गया तो, नहीं आ गया और तुझे नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, 4 नंबर ही कम हो जाएंगे और क्या। और उस 4 नंबर से किसी का सिलेक्शन रुक भी सकता है, हो भी सकता है, तो चॉइस आपकी है क्या करना है। मेरा तो यही मकसद है कि नीट 2026 निकले, ठीक है, ओके। तो कोई कसर नहीं छोड़नी है कि नहीं अगली बार तैयार करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, जो भी करना इसी साल करना है, ओके बच्चों। अब चौथा कॉलम याद करने का, देखो 2 का सेट, फिर एक अकेला है बेचारा, फिर 4, फिर 2 2 हैं, फिर 4, और चौथे को याद करने के लिए, हाँ शीतल पढ़ा रखा है मैंने। फोर्थ कॉलम के लिए बच्चों CT एज, सीटी बजानी है, एज किसके जैसे, AG की तरह, CT एज AG बजानी है, ठीक है, CT बजानी है AG की ही तरह, तो CT एज AG। C से बच्चों सिस्टीन है, T से ट्रिप्टोफैन है, A से आर्जिनिन है, S से सेरीन है, A से फिर आर्जिनिन है, और G से ग्लाइसिन है। लो हो गई टेबल पूरी। हाँ पानी पीने की जरूरत पड़ गई, लेकिन थोड़ा सोच रहा हूं ये कर लूं मैं। अच्छा हाँ, अब कौन से कॉलम से दिया रफीज, चिंता ना करो, मैं बताऊंगा ना, सब कुछ मेरा काम है, आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूं। हो गया, इतना कर पाओगे, अच्छा ठीक है। अब मैं खुलकर बोलता हूं बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि पहला कोडॉन यहां UUU है और दूसरा UUC है और ये फिनाइलएलानाइन कोड करता है, मुझे नहीं याद है ये सब, मुझे, अरे ईशा इंतजार करो, सब बता रहा हूं, पूरा बॉक्स वॉक्स नहीं, मैं हूं ना, कब काम आऊंगा। सुनो, अब बात आई कि सर आप बोल रहे थे 30 सेकंड में बता दोगे, देखो मुझे बोलना ना पड़े, चुपचाप रहो, अभी पूरा फोकस इधर। मुझे भी नहीं याद है कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, फिर याद क्या करना है, मुझे ये याद है, सुनो इधर बताता हूं, मैं बताता हूं, देखो अगले में, अभी इधर तो जगह है क्या मेरे पास, हाँ है, देखो पता है मुझे क्या याद है, मुझे ये याद है, मतलब मुझे तो ये खाली डिब्बा याद है बच्चे, मुझे ना ये खाली डिब्बा याद है, मुझे कोडॉन वाइज नहीं याद है कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, मुझे सिर्फ डिब्बा याद है। अरे नहीं भाई लिखना नहीं है, मैं हूं ना, बता रहा हूं, फटाफट होगा, देखो मुझे क्या याद है वो सुनो, मैं कैसे तैयार करता हूं वो सुनो। मुझे सिर्फ इतना याद है, मुझे नहीं पता पहला कोडॉन दूसरा क्या, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है, पहला बॉक्स 2 बॉक्स है, 2 2 के,
फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर ये 4 4 का सेट है। यहां स्टॉप कोडॉन है, 2 2 के सेट है, इधर 2 1 4 2 2 और 1। मुझे खाली डिब्बा पता है, और मुझे यह पता है खाली डिब्बे में पहले कॉलम में है या फिनाइलएलनीन है, यहां ल्यूसीन है, यहां ल्यूसीन है। वही फिर ले लो आइसक्रीम मेले वाली से, यहां मिथियोनिन है, यहां वैलिन है, यहां एसपीटीए सेरीन प्रोलीन थ्रियोनिन एलानिन, और तीसरे में टायरोसिन हिस्टिडीन। अरे टीएचजी अलग, टीएचजी अलग, ये पता है, सीटी एज एजी। बस मुझे ये याद है, इसी से काम हो जाता है। कैसे काम हो जाता है मैं बताता हूं, इंतजार करो मैं बताता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये बॉक्स खाली अगर आपने तैयार कर लिया, देखो 30 सेकंड के अंदर बता पाओगे कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है। मैं पेज ही पलट देता हूं, फिर चेक करेंगे क्या मैंने सही ढूंढा। मान लो मुझसे किसी ने बोला सीएसी क्या कोड करता है, क्या पूछा, सीएसी क्या कोड करता है, लो ढूंढता हूं। ध्यान देना, मैं फटाफट ये बनाऊंगा जो आप बोल रहे हो ना कि पूरा बॉक्स बनाते फिरेंगे। ये UCAG, UCAG, मुझसे क्या पूछा, CAC, ये रहा C, ये रहा A, CA, यही है ना, CA, UCAG, याद है बच्चों। इधर स्टॉप कोडॉन, ये THG अलग, तो CAC क्या कोड कर रहा है, हिस्टीडीन, खत्म। सही है। अरे आप ही बोलो कौन सा कोडॉन का बताना है, नहीं आप बोलोगे आपको याद करके लिख के आए थे। बोलो फटाफट बोलो कौन सा कोडॉन बताना है, 30 सेकंड के अंदर। पूरा बॉक्स नहीं बनाते बैठना है। बोलो भाई एक कोडॉन बोलो, कोई 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 बोलो। फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। लेट आ रहे हैं क्या कमेंट, 43। हाँ अच्छा, AAG बोला किसी ने, आग, AAG, चलो AAG बताता हूं, फटाफट आ जाओ। ये रहा ए, ये रहा ए, अरे यार ये तो आसान हो गया, ए पूछ रहे हो, ए सही है। UCAG, याद है THG के बाद ये ए है, ये L है अलग, तो AG लाइसिन। किसी ने बोला GAC, तो ये रहा G, ये रहा A, ये GA है। एक ही कॉलम का पूछ लिया तुम लोगों ने। ये UCAG, याद करो THG अलग का A है यहां, एस्पार्टिक एसिड। AUC, ये रहा A, ये रहा U, अरे ये तो यही है, AU UCAG, याद है शुरुआत का 3 आइसोल्यूसिन कोड करते हैं। ठीक है भाई, ये है मामला, कर पाओगे, देखो कर लोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। चॉइस आपकी है, मेरा काम था कि आपका मकसद नीट 2026 पूरा हो, इसलिए बताना जरूरी था, बता दिया। ठीक, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, बस बता दिया, हो गया, अब सारे थोड़ी बनाता रहूंगा। चलो ऐसे करके करना है बच्चों, अरे बड़ा आसान है, ऐसे करना, हाथ में ना 2 कॉलम एक दिन लिख लो और दिन भर देखते रहना जब मन करे, सही है। अगले दिन फिर 2 कॉलम, हो गया, लो तैयार हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा टाइम के। हाँ चलो बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड फटाफट पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर्स हैं अब तो। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। बच्चों पहला कैरेक्टर जो है ना, वो है, पहला कैरेक्टर जो है वो है, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है। पहला कैरेक्टर क्या है, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है। मतलब ये कि जो एक कोडॉन होता है वो 3 बेसिस का बना होता है, 3 एडजेसेंट बेसिस का बना होता है, और एक अमीनो एसिड कोड करता है, सही है। हाँ चलो आ जाओ, अरे UGG कोड करेगा ट्रिप्टोफैन भाई, ठीक है, आ जाओ बच्चों आ जाओ। नेम से पूछे तो भी आ जाएगा बच्चे, बॉक्स तुझे याद ही है, कहां सेरीन लिखा है पता ही है, वहीं से कोडॉन ले आना, ठीक है। आ जाओ अंकित, इधर आओ।
एक ट्रिपलेट में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, मतलब एक कोडॉन में 3 बेस होते हैं। एक कोडॉन में, शायद इकबाल तेरे भी मैसेज आ रहे हैं, सब क्या रहे हैं, चिंता ना करो, अब फोकस करते हैं वापस। देखो, एक कोडॉन में 3 बेस होते हैं, ये है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, सही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एमआरएनए में 120 बेसिस है। कितने बेसिस है? 120। तो 3 बेस का एक कोडॉन है, तो 120 बेसिस से कितने कोडॉन हो जाएंगे? 40 कोडॉन, और 40 कोडॉन कोड करेंगे 40 एमिनो एसिड, सही है। बच्चों ये अभी छोटे बच्चों वाला लेवल है, अभी ये जो बताया ना ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। हाँ फ्यूचर डॉक्टर नितेश ध्यान से सुन ले, मैं बोल रहा हूं कि ये बेसिक लेवल है। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना स्पेसिफिक लेवल के, तो आंसर कुछ और भी आएगा। तो अभी सिर्फ इतना, एक कोडॉन 3 बेस, सही है, ट्रिपलेट। दूसरा बच्चों, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। मतलब नियरली यूनिवर्सल का मतलब है बच्चों कि ये जो जेनेटिक कोड की टेबल पढ़ी ना आपने, टाइम कैसे मैनेज होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब बताऊंगा, चिंता ना करो। अभी फिलहाल ये जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल का मतलब ये है, ये जो टेबल आपने पढ़ी ना, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है ना। अच्छा, ASN एस्पेराजिन है, मैंने टेबल बनाया, उसमें देख लेना ना जब आएगा ये शीट। नियरली यूनिवर्सल में क्या बोल रहा हूं? सेम जेनेटिक कोड, ध्यान दीजिएगा, सेम जेनेटिक कोड इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे बोल देता हूं, सेम जेनेटिक कोड इज फाउंड इन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अरे ये जो 64 कोडॉन की टेबल है, ये एप्लीकेबल है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो, सब हो जाएगा बच्चे, सब हो जाएगा। नाम देगा तो एक कोड तो और भी कोडॉन के लिए। अरे तो भाई, तो ढेर सारे कोडॉन पता रहेंगे ना मेरे बॉक्स से फुजल। अच्छा चलो, मैं क्या बोल रहा हूं, सेम जेनेटिक कोड सभी मिलेगा। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल अभी सुनो, बाद में क्वेश्चन और वो सब की बात करूंगा। मान लो बैक्टीरिया में बच्चों, बैक्टीरिया में यू कोड फॉर फिनाइलएलनीन। तो बच्चों अगर बैक्टीरिया में यू फिनाइलएलनीन कोड करता है, तो प्लांट में भी तो ये यू फिनाइलएलनीन ही कोड करेगा। एनिमल में, ह्यूमन में, सब में यू फिनाइलएलनीन कोड करेगा। यही है यूनिवर्सल। नंबर है बच्चे, टाइप नहीं है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड तो 20 ही तरह के हैं, सही है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अरे वायरस के लिए भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे सुनिए। लेकिन यूनिवर्सल तो है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं? एक्सेप्शन देखा जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआ। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, इसीलिए हम किसी की भी जीन किसी में डालते हैं, प्रोटीन बनवा लेते हैं। इंसुलिन याद है, इकोलाई बनाएंगे बायोटेक में, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है इसलिए। अच्छा अभी मेरी बात सुनो, अब आप ये जानना चाह रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एक्सेप्शन है। देखो या तो इतना ही रखना है, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। बच्चों सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शन क्या है, 2 एक्सेप्शन बता रहा हूं, सुनो। आप अगर जेनेटिक कोड की टेबल देखोगे ना, तो एजीए और एजीजी क्या कोड करते हैं? आर्जिनिन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में दे डोंट कोड फॉर आर्जिनिन, दे डोंट कोड फॉर आर्जिनिन, बल्कि स्टॉप कोडॉन का काम करेंगे, बट एक्ट एज स्टॉप कोडॉन। किसका काम करेंगे बच्चों? स्टॉप कोडॉन का काम करेंगे। एजीए एजीजी माइटोकॉन्ड्रिया में आर्जिनिन नहीं कोड करेंगे, बल्कि स्टॉप कोडॉन का काम करेंगे। और जो यूजीए था ना बच्चों, यूजीए
वो स्टॉप कोडॉन का काम करता है। आप मॉड्यूल आप टेबल में देखोगे अगर एनसीईआरटी के, यूजीए माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन का काम नहीं करता, स्टॉप कोडॉन का काम नहीं करता, बल्कि पता है क्या कोड करता है? ट्रिप्टोफैन, बट कोड फॉर ट्रिप्टोफैन। अरे एक्सेप्शन में सिर्फ इतना बहुत है, प्रोटोजोआ का भी मुझे पता है एक्सेप्शन, लेकिन आपको नहीं चाहिए ना भाई, पीएचडी नहीं करनी है। आपको क्या याद रखना है? यूनिवर्सल के एक्सेप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ, बस हो गया। सही है। एक और बात बच्चों, क्वेश्चन आ जाए जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, सही बोलेंगे। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, सही बोलेंगे। यूनिवर्सल लिखा है, सही मानेंगे। नियरली यूनिवर्सल है, सही मानेंगे। ऑलवेज यूनिवर्सल तो गलत मानेंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी है। सही है। हाँ, तो बच्चों ये यूनिवर्सल हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी ला रहा हूं, ध्यान देना, ये तीसरी थोड़ी तगड़ी है। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों क्या? कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। क्या? जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अच्छे समझने की कोशिश करना भाई, क्योंकि इसमें क्या है? ईच नाइट्रोजन बेस is component of only one codon. Each nitrogen base is component of only one codon. ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है बच्चों। एक्सेप्शन है कुछ वायरस लाइक 5X174 बैक्टीरियोफेज, इसमें ओवरलैपिंग होता है। लेकिन सुनो तो, ये नॉन ओवरलैपिंग है क्या? अभी ध्यान से सुन लो, इसके बाद बात करते। पैरामीशियम में भी, हाँ, प्रोटोजोआ पैरामीशियम एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वो भी है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल आप फोकस करें। सुनिएगा बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। यहां लिखा है नॉन ओवरलैपिंग का मतलब हर नाइट्रोजन बेस केवल एक कोडॉन का हिस्सा है। क्या होता है ये? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक mRNA बना रहा हूं, मान लो मैंने बनाया AUG, GCG, UGC। ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ध्यान से सुनेंगे, अच्छे समझेंगे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है बच्चों कि ये जो यू है ना, अरे नहीं है फिर भी पढ़ ले अश्विन, इस साल भी कई क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के बाहर। इस साल की मेरी स्ट्रिक्ट लाइन सुन ले, केवल एनसीईआरटी करेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और एनसीईआरटी नहीं करेगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी करना है, बस थोड़ा बहुत जो जरूरी पॉइंट है वो जरूर करना है। मैं एग्जांपल भी दूंगा आगे एनसीईआरटी के बाहर ऐसे कैसे क्या आया था। ठीक है, आ जाओ। अब बात आती है नॉन ओवरलैपिंग में बच्चों क्या होता है। ये जो यू है ना बच्चों, ये जो जी है, ये जो ए है, ये ना केवल AUG का हिस्सा है। ये जो यू है, ये जो जी है, ये ए है, ये AUG का हिस्सा है, किसी और कोडॉन का हिस्सा नहीं है। ये जो जी है, सी है, जी है, ये GCG कोडॉन का हिस्सा है, किसी और कोडॉन का हिस्सा नहीं है। तो सुनो मेरी बात। नॉन ओवरलैपिंग में सीधी बताता हूं ना, 3-3 का सेट बना के पढ़ना है। 3 बेस पढ़ो फिर जंप करो। तो देखो ना, पहला कोडॉन क्या आ रहा है नॉन ओवरलैपिंग में? AUG। दूसरा क्या आ रहा है? GCG। तीसरा क्या आ रहा है? UGC। तीन ही तो आ रहे हैं। अरे मैं 1 2 3 ही लिख देता हूं। क्या है? 1 2 3। कितने कोडॉन है बच्चे नॉन ओवरलैपिंग है? किसमें? 3 है। लेकिन अभी ना समझ में नहीं आया लोगों को, समझ में नहीं आया नॉन ओवरलैपिंग का। हाँ बिल्कुल, नॉन ओवरलैपिंग का अभी देखो, सीधी बात है, सीधी बात लोगों को समझ में नहीं आती। उल्टा समझाओ, फट से समझ में आ जाता है। तो ओवरलैपिंग तो समझा के देख लिया, नॉन ओवरलैपिंग समझा के देख लिया, अब उल्टा समझाता हूं कि ओवरलैपिंग होता तो क्या होता, तो फट से समझ में आ जाएगा ओवरलैपिंग भी और नॉन ओवरलैपिंग। तो आ जाओ आ जाओ बच्चों, अगर ओवरलैपिंग होता तो क्या होता? गौर करिएगा जरा, गौर करिएगा। ओवरलैपिंग होता तो पता है पहला कोडॉन क्या होता?
पहला कोडॉन होता बच्चों AUG, ओवरलैपिंग होता तो पहला कोडॉन होता AUG। ओवरलैपिंग के केस में ना तीन बेस नहीं जंप करना है। हाँ, सिमियन वायरस 40 में भी संतोष होता है, लेकिन एक एग्जांपल बहुत है बच्चे, कितने एग्जांपल याद करोगे? जो अपने है सिलेबस में एनसीईआरटी में वो करेंगे। अच्छा सुनो तो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं बच्चों ओवरलैपिंग में ना तीन बेस नहीं जंप करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, पूरा फोकस कैरेक्टर्स पर। देखो मैं ये बोल रहा हूं जो ये कोडॉन्स है अभी तीन के बेस पर जंप कर करके पढ़ रहे थे, अब एक बेस जंप करना। ठीक है, पहला कोडॉन क्या निकला आपका AUG। पता है अगला कोडॉन क्या होगा? ओवरलैपिंग होता तो दूसरा कोडॉन होता UGG, UGG। और तीसरा एक बेस और आगे बढ़ो, GGC। आ गया? नहीं, जो समझाना है आगे वो तो समझो। मैंने बोला कि अगर ओवरलैपिंग होता तो क्या होता? देखो क्या होता। ये जो बच्चे U है, ये जो AUG वाला U है, आपने AUG के साथ भी गिना और UGG के साथ भी गिना। एक ही U को दो कोडॉन का हिस्सा मान लिया। ओवरलैपिंग होता तो आपने इस U को दो कोडॉन में गिन लिया, AUG में भी और UGG में भी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी बेस है एक, वो केवल एक ही कोडॉन का हिस्सा होता है, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। सही है? अच्छा, अरे वो भी छोड़ो, अरे जी को तो देखो, AUG को मैंने AUG का जी जो है AUG में भी गिना, फिर UGG में भी गिना और फिर GGC में भी गिना। अरे इस जी को तो मैंने तीन कोडॉन में गिन लिया, इस जी को तो मैंने तीन कोडॉन में गिन लिया। ये होता ओवरलैपिंग अगर एक ही बेस एक से ज्यादा कोडॉन का हिस्सा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी बेस हो बच्चों, वो केवल एक ही कोडॉन का हिस्सा है। क्लियर है? दैट इज अ नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, अच्छा कोडॉन तो गिनो भाई, कोडॉन तो गिन ले। चलो आ जाओ गिनते हैं। अच्छा आ जाओ, चौथा गिनते हैं। ये है चौथा, देखते हैं कहां तक आ गए थे अपन। अपन आ गए थे 3 तक, जी तक ना। अब एक बेस आगे बढ़ो, बोले तो GCG। चौथा क्या होगा? GCG। पांचवा एक बेस और आगे बढ़ो, CGU। एक बेस और आगे बढ़ो, GUG। एक बेस अब आगे बढ़ो, एक बेस अब आगे बढ़ो, तो जी तक तो आ ही चुके हो, तो एक बेस आगे बढ़ोगे तो UGC। बस, इसके आगे कोई कोडॉन नहीं है, क्योंकि 3 का सेट ही तो कोडॉन है, वो है ही नहीं। समझ रहे हैं बच्चों? कितने कोडॉन आ गए? 7। अब आता ही सवाल कैसा बनेगा सर? सवाल ये बनेगा बच्चों, सवाल ये बनेगा कि एक mRNA आ जाएगा, एक mRNA आ जाएगा। अब बोलेंगे बताओ कितने कोडॉन पॉसिबल हैं रेस्पेक्टिवली इन केस ऑफ ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग। अरे तो नॉन ओवरलैपिंग का तो बड़ा आसान है, 3 के सेट बना दो और बात हो गया। 3 सेट का बना दो, बस हो गया। फॉर्मूला लिख दूं क्या? नॉन ओवरलैपिंग के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स क्या है? N/3 बोलूं? जितने बेस अपॉन 3, 9 बेस है अपॉन 3 कोडॉन। ओवरलैपिंग बोलूं? नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन N-2। नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स का फॉर्मूला N-2। N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। 9 बेस है यहां, -2, 7 कोडॉन है। सही है? ये हो गया तीसरा। सही है? 3 कैरेक्टर हो गए बच्चों। चौथा ला रहा हूं बच्चों। चौथा तो और अलग ही लेवल है, आ जाओ देखते हैं। चौथा है बच्चों जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। क्या? जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। क्या होता है कॉमा? अरे मतलब कोडॉन्स के बीच कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पंक्चुएशन नहीं होता। आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा हूं। कॉमालेस का मतलब देयर इज नो पंक्चुएशन, देयर इज नो पंक्चुएशन या कॉमा बिटवीन adjacent codons, between adjacent codons।
एडजेसेंट कोडॉन्स के बीच कोई कॉमा फुल कुछ नहीं है ऐसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईच कोडॉन इज, सुनो जरा ध्यान से, ईच कोडॉन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नेक्स्ट कोडॉन। सब समझाता हूं, चिंता ना करो। फॉलोड बाय नेक्स्ट कोडॉन। अरे एग्जाम्पल के थ्रू समझो भाई, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। एग्जाम्पल लो, एक एमआरएनए लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। एयूजी, जीसीजी, यूजीसी और सीजीसी। मान लो ये एक एमआरएनए है, ये मान लो एक एमआरएनए है, सीजीसी एमआरएनए है ये, ठीक है, ध्यान देना। सोचो अगर कॉमा होता तो कैसे पढ़ते, गौर करिएगा। कॉमा होता तो क्या पढ़ते? कॉमा होता तो पढ़ते एयूजी, अरे कॉमा है तो पॉज ले लेके पढ़ते ना, पहले पढ़ते एयूजी पॉज, जीसीजी, यूजीसी, सीजीसी। कॉमा है तो भाई रुक रुक के पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईच कोडॉन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नेक्स्ट कोडॉन, मतलब एक कोडॉन के बाद तुरंत दूसरा पढ़ना शुरू होता है, समझे? अरे नहीं, मतलब लगातार पढ़ते हैं, मतलब एक बार पढ़ना शुरू किया तो पढ़ के ही रुकेंगे, मतलब ऐसे पढ़ेंगे ए यू जी जी सी जी यू जी सी सी जी सी कंटिन्यूअस। ये मान लो एमआरएनए का 5 डैश है, ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश है और ये 3 डैश एंड है, ये एमआरएनए। बच्चों ध्यान देना मेरी बात, तभी तो एनसीईआरटी ने लिखा है कोडॉन्स इन एमआरएनए आर रेड इन, पढ़ा जाता है इन कंटिगुअस फैशन। कंटिगुअस फैशन, अरे कंटिगुअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। एमआरएनए में कोडॉन्स के बीच कॉमा नहीं है, तो एक बार पढ़ना शुरू किया तो कंटिन्यूड पढ़ेंगे जब तक रुक ना जाए, सही है? ओके। अब क्या, अरे बच्चे से तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं, वो सवाल कैसे करना है वो बताता हूं। सवाल क्या आते हैं उस पर फोकस करते हैं। बच्चों सुनो ना, जब लगातार पढ़ते हैं, ठीक है, कोडॉन्स क्या क्या है? नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। नॉर्मल कोडॉन्स कौन कौन से हैं यहां? एयूजी, दूसरा क्या है जीसीजी, तीसरा क्या है यूजीसी, चौथा है सीजीसी, यही है ना बच्चों? सोचो मैंने करा दिया, ध्यान दीजिएगा, मान लो बच्चों मैंने करा दिया डिलीशन ऑफ जी। क्या करा दिया? इस जी का डिलीशन कर दिया। क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, बताऊंगा कब कब आया है। डिलीशन ऑफ जी करा दिया, तगड़े क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। डिलीशन ऑफ जी, जहां पर डिलीट हुआ ना बच्चों, उसके आगे उसके पहले के कोडॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां मैंने डिलीट किया ना जी, उसके पहले के कोडॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां डिलीट किया है उसके आगे के सारे कोडॉन का सीक्वेंस बदल जाएगा, एमिनो एसिड बदल जाएंगे। देखते हैं। देखो मैंने जी डिलीट कर दिया है, देखो पहला कोडॉन अभी भी पहले की तरह AUG है, लेकिन उसके आगे के सारे बदल जाएंगे। देखो ना, अब अगला कोडॉन क्या है? पहले क्या था GCG, लेकिन अब क्या हो गया CGU, बदल गया ना, कोडॉन के पढ़ने का फ्रेम बदल गया, सही है? अच्छा, अब इसके बाद पहले तीसरा क्या था UGC, लेकिन अब क्या है GCC। GC तो कोडॉन ही नहीं है, तो उसे छोड़ो। तो आपको नहीं लग रहा रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन बदल गया? रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन चेंज हो गया। अरे इसी को तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जब कोडॉन बदल गए तो अमीनो एसिड बदल जाएंगे प्रोटीन में। अरे ऐड कर दूं तो सेम एमआरएनए, ऐसा करता हूं ना, ये एमआरएनए दोबारा लिखता हूं, ठीक है? इधर एडिशन देखते हैं। सेम एमआरएनए 5 डैश, AUG, GCG, UGC, CGC, ये लो सेम एमआरएनए 5 से 3। मान लो बच्चों मैं यहां पर एडिशन करा रहा हूं,
क्या करा रहा हूं? एडिशन करा रहा हूं। किसका? मान लो मैं एडिशन कर रहा हूं ए का, इसका एडिशन कर रहा हूं, एक ऐड कर रहा हूं। चलो ऐड कर देता हूं। इंपैक्ट देखो भाई, क्या ऐड कर रहे हो? ए। क्या होगा? जहां ऐड कर रहे हो उसके आगे के कोडॉन, उसके पहले के कोडॉन को कुछ नहीं होगा। देखो पहला कोडॉन अभी भी, पहला कोडॉन अभी भी AUG है, लेकिन उसके आगे के सारे कोडॉन बदल गए। अब अगला कोडॉन क्या हो गया? AGC। अगला कोडॉन क्या हो गया? GUG। अगला हो गया CCG। यू तो एक सी बचा, वो तो कोडॉन ही नहीं है। तो देखो ना बच्चों, जहां पर ऐड किया उसके आगे के कोडॉन्स के पढ़ने का फ्रेम बदल गया या नहीं? उसके आगे के कोडॉन्स का फ्रेम बदल गया। क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, सब किया जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। बच्चों, एक बेस ऐड या डिलीट किया तो रीडिंग फ्रेम बदला ना? बदला कोडॉन का। अगर दो बेस ऐड या डिलीट करूं तो, दो ऐड या डिलीट करूं तो, अच्छा देखें क्या, दो ऐड या डिलीट करूं तो के लिए अगले पेज में जाता हूं। देखो मान लो कोई mRNA है, AUG, GCG, UGC, CGC। मान लो मैंने बच्चों यहां पर U और G ऐड कर दिया, क्या रीडिंग फ्रेम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि अगला कोडॉन हो जाएगा UGG, अगला हो जाएगा CGU, अगला GCC। GC तो कोडॉन ही नहीं है, मतलब ये है। और डिलीट करूं तो भी बदलेगा, है ना? अच्छा, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। एक सेकंड, सोचो अगर तीन बेस ऐड या डिलीट करूं तो, तीन बेस देखे, आ जाओ। मान लो मैंने ऐड कर दिया CUC। अरे भाई, अरे डिलीशन करो या एडिशन करो बच्चे, एक या दो बेस ऐड या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम बदलेगा ना यार। देखो मैं दिखा देता हूं, दो डिलीट कर दो, चलो दो डिलीट कर दो, लो अब कोडॉन क्या हो गया? GUG, CCG। रीडिंग फ्रेम बदला ना? हाँ। अब अगर मैं बोल रहा था कि तीन अगर ऐड या डिलीट करूं, मान लो तीन डिलीट कर दिए तो एक कोडॉन कम हो गया, एक अमीनो एसिड कम लगेगा प्रोटीन में, लेकिन आगे के कोडॉन सेम रहेंगे, अमीनो एसिड भी सेम रहेगा। सही है। और अगर डिलीट करूं तो ऐड करूं तो, मान लो मैंने CUC ऐड कर दिया तो क्या होगा बच्चों? अरे एक कोडॉन एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारे कोडॉन वही रहेंगे, रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। mRNA में एक या दो नाइट्रोजन बेस या बोलो न्यूक्लियोटाइड ऐड या डिलीट करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, mRNA में एक या दो बेस ऐड या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम जहां पर ऐड या डिलीट करोगे उसके आगे के सारे कोडॉन बदल जाएंगे। कोडॉन बदल गए मतलब अमीनो एसिड बदल जाएगा, और जब अमीनो एसिड बदल जाएगा तो बिल्कुल नया प्रोटीन बनेगा। इसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो तरह का है, ऐड कर रहे हो तो क्या बोलोगे, इंसर्शन टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट, और डिलीट कर रहे हैं तो डिलीशन टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट। लेकिन तीन या मल्टीपल आप तीन ऐड या डिलीट करते हो तो रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन नहीं बदलेगा। तीन हो, छह हो, अरे मान लो मैंने छह ऐड कर दिए, CUC, AGC, 9 ऐड कर दिए, CAC, तो क्या होगा? तीन कोडॉन एक्स्ट्रा हो गए, तीन अमीनो एसिड एक्स्ट्रा लगेंगे बस, बाकी रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन तो सेम रहेगा। समझ गए? रीडिंग फ्रेम कब बदलेगा? जब एक या दो बेस ऐड या डिलीट होगा, तीन या मल्टीपल ऑफ तीन से नहीं होगा। तो अनिल देखो जरा, इधर देखो भाई, सभी देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो देखो आज, इफ वन और टू न्यूक्लियोटाइड बोलो या नाइट्रोजन बेसिस बोलो, इफ वन और टू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, एक सेकेंड, are added or deleted from mRNA, added or deleted from mRNA,
the reading frame of codon, the reading frame of codons changes, the reading frame of codons change from, कहां से, from the site of change onwards, from the site of change onwards, from the site of change onwards. ओ भाई एनसीआर, तू फिर एनसीआरटी लेके बैठ जा और नीट में सेलेक्ट हो जाना भाई अगले साल। कॉमनलेस नहीं है क्या एनसीआरटी में? मोहम्मद दाना, चल तो आगे तो मैं यही बात कर लेता हूं, ये एनसीआरटी के बाहर का है। एनसीआरटी निकाल, पढ़ जरा, कोडॉन से एमआरएनए आर रेड इन कंटिग्युअस फैशन है या नहीं? सही है। फिर अभी जो बताने वाला हूं ये भी ढूंढ एनसीआरटी में है या नहीं है। तूने एनसीआरटी नहीं पढ़ी है। नीट में सवाल आया था 2019 में, इनमें से कौन से केस में फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, कौन से केस में रीडिंग फ्रेम बदलेगा या नहीं? 2019 में नीट में आया हुआ है, 2017 नीट में आया हुआ है। तो भाई तू तो आराम से बैठ, फिर मिलेंगे फिर कभी। अभी तो फिर आले यार, पढ़ लेने दो बाकियों को, है ना, फोकस रखना है। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि मैं फालतू की बातें करूंगा। यहां उतनी ही बात करूंगा जितना आपके काम का है, और उतना करोगे तो भी 720 वाली बात आ रही है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, इफ 1 or 2 न्यूक्लियोटाइड आर एडेड और डिलीटेड फ्रॉम एमआरएनए, रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन बदल जाएगा। कहां से बदलेगा? फ्रॉम द साइट ऑफ चेंज, जहां ऐड या डिलीट किए गए हो उसके पहले। सही है, जहां पर ऐड या डिलीट किए हो उसके पहले का चेंज नहीं होना है। जहां पर ऐड या डिलीट किए गए हो उसके पहले का कुछ नहीं चेंज होना है, वो सेम रहेगा, उसके आगे का सारा बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रॉम द साइट ऑफ चेंज ऑनवर्ड्स। सही है, तो रीडिंग, सो कोडॉन बदल गए, सो अमीनो एसिड ऑल्सो चेंजेस, सो अमीनो एसिड ऑल्सो चेंजेस, अमीनो एसिड भी बदल जाएंगे। एंड an entirely different protein is synthesized, बिल्कुल एक अलग प्रोटीन बनेगी, an entirely different प्रोटीन बनेगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हां, 3 या मल्टीपल ऑफ 3 ऐड या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। सही है। अरे नहीं, वो बोल रहा था इसलिए मैंने वैसे ही बोल दिया, लेकिन अपन ठंडे हैं, ठंडे रहेंगे, चिंता ना करो। अब आप सुनो मेरी बात, इस चीज को एनसीईआरटी ने प्रूव भी किया है। 4 करोगे तो भी बदलेगा, 3 या मल्टीपल ऑफ 3 ऐड करोगे डिलीट करोगे तो चेंज नहीं होगा। एनसीईआरटी ने देखो ना कितने सही तरीके से समझाया है, समझ ना एनसीईआरटी ने। अरे इससे आसान तो एनसीईआरटी ने कभी कुछ समझाया ही नहीं है। जेनेटिक कोड की टेबल के बाद वाला पेज देखो, वहां नहीं लिखा है, देखो अच्छे से जरा, वहां नहीं लिखा है राम हैज रेड कैप। वो जो बोल रहा था ना एनसीईआरटी से बाहर है, ये सब एनसीईआरटी है भाई। राम हैज रेड कैप, सही है, राम हैज रेड कैप। अब अरे कोडॉन मान लो ना, इनको 3-3 का सेट है। अब यहां पर बी लगा दो, एक बेस है। हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? राम हैज BRE ब्री DCA P। रीडिंग फ्रेम बदला या नहीं? एक बेस बदलने से, ऐड करने से। उसके पहले कुछ नहीं हुआ है, उसके आगे हुआ है। इसी तरह BI, दो लेटर ऐड करते हैं, 2 बेस ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम 3-3 के सेट में लिखो, पहले भी राम हैज था, अभी भी राम हैज है, लेकिन अब आगे क्या हो गया? BIR, बिर, BIR और EDC ऐप। हाँ, अब 3 का सेट, 3 कोडॉन, 3 बेस ऐड कर दो तो BIG, तो रीडिंग फ्रेम बदलेगा क्या? चलो देखें, राम हैज BIG, बेग देखो, एक कोडॉन एक्स्ट्रा हो गया, बाकी रेड कैप अभी भी है। तो रीडिंग फ्रेम 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन नहीं बदलेगा। सही है। अच्छा, ये तो ऐड वाली बात हो गई बच्चों, डिलीट वाला भी देख ले क्या?
डिलीट वाला भी देख लो। अब इसे थोड़ी ना यहां लिखा रहने दूंगा मैं, इसे तो हटाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी है बच्चों। अच्छा देखो, फिर अब डिलीशन वाला देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, मान लो बच्चों, राम हैज रेड कैप, ठीक है, ध्यान देना भाई, रेड कैप, आर डिलीट कर दो, एक बेस डिलीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, राम हैज तो वही रहेगा, राम हैज तो वही रहेगा, उसके आगे हो जाएगा ईडीसी ऐप। सही है, कोडॉन बदल गए, रीडिंग फ्रेम बदल गया। अच्छा, दो डिलीट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, राम हैज डी सी ए और पी रह गया। और अगर तीन डिलीट कर दूं तो फिर तो राम हैज कैप, रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन बदला क्या, नहीं बदला। बच्चे एनसीईआरटी ने लिखा है तीन या मल्टीपल ऑफ तीन, 3 और मल्टीपल ऑफ 3 बेसिस ऐड या डिलीट करो, रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। हाँ, प्रोटीन तो बच्चे अबनॉर्मल बनेगा। हमारी बात ये चल रही है कि प्रोटीन अबनॉर्मल बनेगा, ठीक है, क्या रीडिंग फ्रेम बदला, नहीं बदला। तो ये बस ये बात चल रही है, तो मेरी बात क्लियर कट रखें, 3 या मल्टीपल ऑफ 3 ऐड या डिलीट होगा तो रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज होगा, और 1 या 2 हुआ तो रीडिंग फ्रेम बदलेगा। अच्छा, बात रही, सुनो सुनो, ये एनसीईआरटी की बाहर की बात चल रही थी ना, तो अब चलो वापस लाते, सवाल क्या बना था 2019 में बच्चों, है क्या आपके पास 2019 के क्वेश्चन, मॉड्यूल का पेज ओज कुछ हो है तो नीट 2019 में एक सवाल आया था बच्चों। अरे बच्चे, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप का होता है, पढ़ेंगे ना यार आगे, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट, है ना, वो बाद की बात है, मैं देता हूं। नीट में 2019 में एक सवाल आया था, पता है सवाल क्या था, कि इनमें से किसमें रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन बदलेगा या नहीं सॉरी, रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन किसमें नहीं बदलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं बता देता हूं। एक ऑप्शन था कि डिलीशन हो गया जी का, एक बेस डिलीट हो गया। एक में हो गया एडिशन ऑफ जी हो गया, एक बेस ऐड हो गया। एक ऑप्शन में 2 बेस ऐड कर रहे थे, और एक ऑप्शन था कि डिलीट हो गया जी ए जी, मतलब 3 बेस डिलीट हो गए, तो रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन किसमें नहीं बदलेगा, ये आखिरी वाले में। 2019 का क्वेश्चन है, सही है। इसी तरह 2017 में एक क्वेश्चन आया था, पता है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बताया ना, जहां एडिशन या डिलीशन होगा उसके पहले के कोडॉन का कुछ नहीं होगा, उसके आगे का होगा, है ना। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था देखो, अगर आपके पास मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 55 होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या आया था बच्चों, ध्यान दो। अच्छा सुनो बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये था बच्चों कि एमआरएनए में ना, अब देखना, नीट 2017 में आया था, 2017 में आया था कि इफ एमआरएनए के पास है 999 बेसिस, क्या कोड करेगा ये, कोड्स फॉर 333 अमीनो एसिड, अरे 333 कोडॉन होंगे, 333 अमीनो एसिड होंगे, है ना। अब था इफ 900 फर्स्ट बेस, 901 नंबर का बेस डिलीट हो जाए, 900 फर्स्ट बेस इज डिलीटेड, देन हाउ मेनी कोडॉन्स आर अल्टर्ड, कितने कोडॉन बदल जाएंगे, हाउ मेनी कोडॉन्स आर अल्टर्ड, मतलब कितने कोडॉन बदल जाएंगे। ऐसा सवाल आया था 2017 में, सही है। इरफान, कोर्स प्लानर से तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या, है आ जाएगा भाई, बैकएंड में लोग लगे, हमने दे दिया है सब कुछ उनको, सब आ जाएगा, लेकिन अभी तो यार जो कुछ समझा रहा हूं उस पर फोकस करना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं, हाँ बिल्कुल, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। अब देखो 999 बेस है, अरे तो एक हमारा ने बना लेते, ठीक है, मान लो AUG, पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, सही है। इरफान फोकस कर ले क्वेश्चन में, बैकएंड वाले हमने दे दिया नीट प्लानर उनको पूरा साल भर का, आ जाएगा तेरे पास। अभी जब पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई की बात कर ले।
अच्छा देखो, मान लो बच्चों ये है 898, 898, एक सेकंड, 898, 899, 900 नंबर का बेस, 901 नंबर का, 902 का, 903 का, एक सेकंड रुको, 903 का से लेकर 999 बेस, राइट। अरे बच्चों मान लो यहां पर है AGC 900 और 901 में UGC, तो बच्चों आपको नहीं लग रहा 900 बेस से 300 कोडॉन बनेंगे, 1 से 900 से 300 कोडॉन होंगे, और 901 से 999 ये 33 कोडॉन्स होंगे। 2017 का क्वेश्चन है बच्चों नीट का, है ना। अब ऑप्शन 33 था वहां, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, 901 नंबर का बेस डिलीट हो गया, तो ये लो डिलीट कर दिया। अरे तो जहां डिलीट किया उसके पहले के कोडॉन तो सेम ही रहेंगे भाई, तो शुरुआत के 300 कोडॉन का कुछ नहीं होगा, उसके आगे के 33 अल्टर हो जाएंगे। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट। सही है बच्चों, तो इसलिए कॉमन इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, छोटे छोटे एक दो और देख लो फिर क्लोज करते हैं इसको, है ना। देखो एक है बच्चों जेनेटिक कोड जो है ना, अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक है, अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक है। याद है मैंने पिछली क्लास, हाँ क्वेश्चन 55 और 71 था, है ना। अब सुनिए मेरी बात, अनएम्बिगुअस बताया तो था मैंने, एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल, अनएम्बिगुअस मतलब डाउटलेस, यही ना। हाँ बस क्लोज करते हैं अपन, है ना। दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी यहीं पर बता के क्लोज करता हूं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे जो भी जेनेटिक कोड का है। देखो बच्चों, अनएम्बिगुअस मतलब जेनेटिक कोड डाउटलेस है, मतलब कोई डाउट नहीं है। मतलब क्या है, अरे ईच कोडॉन कोड फॉर ओनली वन टाइप ऑफ specific amino acid, only one type of specific amino acid। हर कोडॉन एक ही अमीनो एसिड तो कोड करता है भाई, देखो ना, एग्जांपल ले लो, यू कोड ओनली एंड ओनली फॉर, कोड ओनली एंड ओनली फॉर फिनाइलएलानीन, कुछ और कोड करता है क्या यू? बिल्कुल नहीं। जी कोड ओनली एंड ओनली फॉर क्या, ग्लाइसिन, कुछ और कोड करता है क्या, नहीं। मतलब हर कोडॉन कहीं भी मुझे यू दिख जाए, यू दिख जाए मतलब वो फिनाइलिन है, जी कहीं भी दिख जाए ग्लाइसिन। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन है हर जगह है। तो एक एक्सेप्शन है बच्चों, डाउटफुल कोडॉन भी है, एक एक्सेप्शन है बच्चों, जी इज एम्बिगुअस कोडॉन। जी जो है बच्चों वो एम्बिगुअस कोडॉन मतलब डाउटफुल है ये। क्यों? क्योंकि ये अजीब है, कभी ना एज इट में कोड फॉर, कभी ना ये मिथियोनिन कोड करता है, कभी वैलिन कोड करता है, तो इस पर डाउट हमेशा रहेगा, पता नहीं क्या कोड करेगा, इस पर हमेशा डाउट रहता है, पता नहीं कब क्या कोड करेगा, कब कोड करेगा वो मैं बताऊंगा, मेरा काम है। लेकिन अभी फिलहाल बोल रहा हूं इस पर हमेशा डाउट रहेगा, पता नहीं क्या कोड कर रहा है, वैलिन या मिथियोनिन। बाकी जितने भी कोडॉन है एक एक कोडॉन ही कोड करते हैं। सही है बच्चों, तो ये हो गया जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। क्लियर है, डन। अच्छा दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टी और है, हाँ डीजनरेसी है, इनिशिएशन कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, चलो कोई नहीं वो अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी और हैं, हाँ कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूं वो अब आप करें, है ना। मॉड्यूल है ही है आपके पास, बता देता हूं, मॉड्यूल है ही आपके पास, मैं बोल देता हूं उन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। नहीं किया है तो पहले तो प्रैक्टिस सेक्शन 1 और 2 करें। क्या क्या करें, प्रैक्टिस सेक्शन 1 और 2 जरूर करें, पहला काम। प्रैक्टिस सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर लें।
अगली क्लास के बाद तीसरा भी कर लें? अच्छा, और एक्सरसाइज से पेज 153 और 154 कहां से शुरू है? 153 से। एक्सरसाइज 1 जो है अपनी, इसके क्वेश्चन 153 से 154 है, 155 है, और देखो जरा, और कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। कहां तक कर सकते हो वो बता रहा हूं। और इससे लेकर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 70, पेज 157 तक, 156, 157, ये करो आप आगे। जो डाउट हो बिल्कुल पूछे, है ना? ठीक है बच्चों। यूनिवर्सल का मतलब है बच्चे, कहीं भी देखा जाए सेम कोड करता है। अनएम्बिगुअस का मतलब है एक इंडिविजुअल में कभी भी हमेशा वो वही कोड करेगा। ठीक है, अब बात रही, अपनी बात करता हूं। देखो बच्चों, ये तो हो गया, 3 प्रॉपर्टी बची है, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, और क्या बचा है? एक और बचा है, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और डीजनरेसी, ये बचे हैं। इसके बाद अगली क्लास में बच्चों तगड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है, ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा तो हो चुका है, वोबल हाइपोथेसिस तगड़ा काम है। ठीक है, अब आज मैं क्या बताने जा रहा हूं वो सुनिए। अच्छा ठीक है भाई, अभी तो इतना ही। आज बच्चों बात कर लेते हैं नींद की बात। नींद के लिए मेरे से बच्चे बस इतना सुन ले कि दिमाग में जुनून होना चाहिए। कड़वी बात बोल रहा हूं मैं। आज एक बैच में बच्चों को बोला है मैंने कि अगर हम अपने मकसद के लिए, अपने टारगेट के लिए छोटा सा काम, सुबह उठ नहीं सकते तो इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव करेंगे? कड़वा है लेकिन सच है, ये फॉलो करना है अपन को, है ना? दिमाग में अलर्ट, बाकी डिटेल में भी बात कर लूंगा मैं, अभी फिलहाल चलो आ जाओ। देख लो भाई, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना? कौन से कलर से लिखता हूं मैं? आज येलो लिख दूं? ठीक है। आज टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, हाँ पेपर लेंदी है, कैसे कम टाइम में करें वो बात कर लेते हैं ना। रील बहुत देखता हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें हैं, सब पर एक एक करके लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं क्या क्या बात करना चाह रहा हूं, लेंदी पेपर को कम समय में क्यों करें? जैसे नीट 2025 था, 2026 आ गया, अपना माइनर भी थोड़ा बहुत तो लेंदी था ही, इतना ज्यादा नहीं था लेकिन हाँ लेंदी था। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों आइए आज के लिए, नहीं यहां से शुरू करेंगे, बैक। इजी क्वेश्चन गलत ना हो ये भी बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताता हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, आ जाइए देखिए। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026 एपिसोड 7। बच्चों आज ये बात कर लेते हैं हम, टाइम बहुत कम है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किस बात पर बात करते हैं कि नीट 2025 लेंदी पेपर था, अगर नीट 2026 भी लेंदी पेपर रहा तो कैसे पार पाएंगे, नीट कैसे क्लियर करेंगे? क्योंकि लेंदी पेपर देते ही हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सुनिए मेरी बात, सबसे पहला काम करें, आप एक स्टॉप वॉच लेकर आए घर में और टाइमर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फिजिक्स केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन पर मिनट, बायो में 2 क्वेश्चन पर मिनट, टाइमर लगाकर। जब आप टाइमर लगाकर क्वेश्चन करोगे ना, फिजिक्स क्वेश्चन कर रहे हो 2 मिनट हो गए, अरे अभी 1 हुआ है, 5 मिनट हुए, अरे अभी 3 ही हुए हैं, मतलब जो प्रेशर आप यहां लगभग 3 हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में टेस्ट दे रहे हो, तो प्रेशर कब फील कर रहे हो? 2 से 3 हफ्ते में प्रेशर फील कर रहे हो। सोचो, टाइमर लगा लगा कर रोज प्रैक्टिस करोगे तो रोज प्रेशर फील करोगे। 5 मिनट हुए, अभी 3 ही क्वेश्चन हुए, अब बाकी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पीड रखनी है 1 क्वेश्चन पर मिनट, बायो में 2 क्वेश्चन पर मिनट। 5 मिनट हो गए, 3 ही क्वेश्चन हुए,
अब 5 मिनट में 7 कैसे होंगे? देखो प्रेशर बिल्ड हुआ। देख देख कर टाइमर करोगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो नर्वसनेस जो 3 हफ्ते में एक बार फील करते हो वो रोज फील करोगे। जब रोज फील करोगे ना तो आदत बन जाएगी, आप इम्यून हो जाओगे इस घबराहट से। जब टेस्ट देने जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी आपकी, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी स्पीड बढ़ गई है। अब बच्चों एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना आपको कि हाँ मेरे से 3 घंटे में पेपर हो जाएगा, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे, कोई सिली मिस्टेक नहीं करोगे। और एक और बात, आसान क्वेश्चन को बच्चों 2 बार पढ़े, चारों ऑप्शन के साथ, कुछ सेकंड ज्यादा लगेंगे, 2 बार पढ़े फिर करें, क्योंकि आसान क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में फिर बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है।